Hello everyone, welcome to Jaiswal Coaching. Today we are going to study the next topic of this chapter, which we are doing now, which is known as evolution, and the topic is Darwin Finches and evolution. इसमें पहला पॉइंट ये है कि चार्ल्स डार्विन बिलीव्ड फिंचेस केम फ्रॉम मेनलैंड इक्वेडोर टू द गैलापागोस आइलैंड। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो उनको ये लगता था कि जो फिंचेस हैं वो इक्वाडोर से आए हैं, मतलब जो मेन लैंड है इक्वाडोर से आए हैं। उन लोग कहाँ माइग्रेट किए? गैलापागोस आइलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिंचेस स्प्रेड टू डिफरेंट आइलैंड। फिर अलग अलग आइलैंड में वो स्प्रेड हो गए। अब मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो गैलापागोस आइलैंड है वो एक आइलैंड नहीं है, वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ना, तो सारे फिंचेस जो है अलग अलग आइलैंड में बस गए। उसके कारण ड्यू टू दिस दे इवॉल्व डिफरेंटली एंड डेवलप न्यू फीचर। और उसी के कारण उन लोग इवॉल्व हुए, उनके जो फूड हैबिट्स है वो अलग अलग थे, उसके कारण वो इवॉल्व हुए और उनके में अलग अलग फीचर्स आए। और नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि फिंचेस सोड वेरिएशन इन बीक टाइप। जो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो 15 टाइप्स ऑफ फिंचेस थे, अलग अलग प्रकार के फिंचेस थे, उनकी जो बीक है उनमें वेरिएशन आया था, है ना, ड्यू टू फूड हैबिट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दिस वेरिएशन हेल्प देम टू अडेप्ट डिफरेंट फूड रिसोर्सेज। और इस पॉइंट में बात यही हुआ था कि जो उनके जो फूड सोर्सेस है उसके हिसाब से उनके बीक में वेरिएशन आया था। मोस्ट सुइटेबल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। और जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसने अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट को, उसने सर्वाइव किया, उसी को ही बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, है ना। जो नेचर में सर्वाइव कर सकता है, मतलब जो नेचर में अडेप्ट की, जिसने नेचर को अडेप्ट किया है वो उस नेचर में सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, जैसे कोई परेशानी आ रही है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो मतलब वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जिसने सर्वाइव कर लिया, अडेप्ट कर लिया, तो वो वहाँ पे मतलब उसकी लाइफ रहेगी, वो ज़िंदा रहेगा वहाँ पे, और उसी को ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस कैरेक्टर। तो देखते हैं होमोलोगस कैरेक्टर किसको बोलते हैं। फिंचेस हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब जो फिंचेस हैं उनके जो ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग है ना। ऐसे फीचर्स को होमोलोगस कैरेक्टर बोलेंगे। अब मैं इजी भाषा में समझाती हूँ कि कोई ऑर्गेनिज़म है, उसका ओरिजिन जो है वो मतलब जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म है, कहीं एक जगह से उनका ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन मतलब वहाँ से पैदा हुए हैं, और आगे जाके ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर के कारण उनके बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आ गए। जैसे कि हमने बुक में फिंचेस का एग्जांपल दिया है कि जो फिंचेस है वो क्या हुए, वो तो पक्षी हैं, लेकिन उनका जो बीक है उसकी जो साइज़ है, मतलब साइज़ में वेरिएशन आया, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन आया। तो हमने क्या जाना कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन सेम हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक तो बीक है ना, फिंचेस का जो बीक है वो अडेप्ट कर लिया, किसके कारण? सीड खाने वाले बीक, मतलब सीड खाने वाले फिंचेस उनके अलग बीक थे, फ्रूट्स खाने वाले, इंसेक्ट खाने वाले, और या फिर नेक्टर से अपना फूड लेने वाले, ऐसे जो फिंचेस हैं उनके बीक अलग थे। तो ये बुक में दिया हुआ है, पर ये इम्पॉर्टेंट है होमोलोगस कैरेक्टर। मैंने शुरुआती में कहा था कि होमोलोगस और एनालोगस से पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से आपको ध्यान देना होगा और डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद मैंने खुद से यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गेन और एनालोगस ऑर्गेन का डिफरेंशिएशन किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाओ। तो होमोलोगस ऑर्गेन देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है इसमें ऑर्गेन दैट हैव सेम ओरिजिन। पहले ही देखा था ऐसे ऑर्गेन जिनके जो ओरिजिन है वो सेम हो, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, और स्ट्रक्चर डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ह्यूमन के जो आर्म्स हैं, है ना, हाथ
हाथ हैं वो मतलब ह्यूमन के जो हाथ हैं वो एग्जाम्पल हो जाएगा। और उसके बाद व्हेल के जो फ्लिपर्स हैं वो भी हाथ की तरह काम करते हैं। बैट के जो विंग्स हैं वो भी उनके हैंड की तरह काम करते हैं। मतलब ये ओरिजिन इनका सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है ना। हाथ तो सभी के, लेकिन इसके फंक्शन अलग अलग। ह्यूमन के आर्म्स कुछ पकड़ने के लिए यूज़ होता है, व्हेल के फ्लिपर्स तैरने के लिए यूज़ होता है, और जो बैट के विंग्स हैं वो उड़ने के लिए यूज़ होता है ना। ये तो मतलब इनके ओरिजिन सेम है और इनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, उसको होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। उसके बाद है कि एनालोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे? ऑर्गन दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन। ऐसे ऑर्गन उनके जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर उनके मतलब स्ट्रक्चर बट सेम, उनके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। हाँ, उनके फंक्शन सेम होंगे पर ओरिजिन डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा? ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे। एक्चुअली आपको वीडियो में सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। देखो, बर्ड्स के जो विंग्स है ना, उनके जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा। विंग्स जो हैं बर्ड्स के, है ना, पंख, हाँ याद आ गया। तो पंख जो हैं बर्ड्स के और जो इंसेक्ट के, वो तो उड़ने के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों के जो ओरिजिन है वो अलग हैं। ये इंसेक्ट के विंग्स और जो बर्ड के विंग्स, उसमें कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है ना, उनके ओरिजिन में कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, पर लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम है। इसमें क्या था? इनकी जो ओरिजिन सेम था, लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट था। इसमें जो ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन इसके सेम है। तो शायद आपको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक। उसके बाद आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक है 1.4.2 में सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट है कि चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन दैट ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। क्यों सिलेक्शन? वो सिलेक्ट करते हैं उनको कैसे, उनमें क्या एडेप्टेशन लाना है वो सिलेक्ट करते हैं। वैसे भी ये मतलब ये थोड़े से समय की नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम चाहिए इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कैन चेंज ऑर्गेनिज्म बाई चूजिंग डिज़ायर्ड ट्रेट कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो ह्यूमन है वो चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टर है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को के जो ट्रेट्स हैं उसको अल्टर कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लांट है जिसका हमने उसके जो कैरेक्टर है उसको चेंज किया है, और उससे हम जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स हैं, है ना, उसको हमने क्या किया अपने फ़ायदे के लिए उसके जो ट्रेड्स है उसको चेंज किया है ताकि ज़्यादा उत्पादन हो। जब बहुत सारे ऐसे पैडी हैं, मतलब धान के हैं या फिर गेहूँ के, जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेचर में जो सिलेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होता है और स्पीसीज़ का डाइवर्सिटी होता है, बहुत सारे स्पीसीज़ बनते हैं उससे। फिर उसके बाद है आपके बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि ज़्यादा मेरे को रेलिवेंट नहीं लगा, लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी है। उस एक्टिविटी में था कि जो फ्लड है वो बहुत सारे प्लांट को रिमूव, फ्लड मतलब बाढ़ अगर आया कोई भी खेत में, या हाँ खेत में ही है इसमें, तो अगर फ्लड आया, बाढ़ आया, तो क्या करेगा? बहुत सारे प्लांट्स उखाड़ के वो ले गया, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जो कि वहीं पे रह गए और वो सर्वाइव कर गए। तो जो वहाँ पे एडेप्ट कर पाया वो सर्वाइव कर पाया। ऑब्वियस सी बात है, जो झेलेगा, है ना, जिसने झेल लिया वो जो उनके जो भी तकलीफ़ था, फ्लड आया तब जो प्लांट को जो भी तकलीफ़ है उसने झेल लिया तो वो सर्वाइव किया। और कुछ ऐसे प्लांट है जो कि उखड़ के चले गए। तो उसी को ही इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया गया है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, लेकिन इतना समझना ज़रूरी था। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो इसका जो उन्होंने जो हमने पहले पढ़ा है वही है, बार बार आ रहा है इस बुक में। एक्चुअली सीजी बुक का यही एक फॉल्ट लगता है मुझे कि बार बार चीज़ों को दिया रहता है ना। अगर उसको इम्पॉर्टेंट अगर लिखे तो शायद 2 पेज में भी वो 2 पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन
कहते हैं ना कि बच्चों को और अच्छे से एक्टिविटी से समझाना है, तो जिसके कारण उसने लेंदी कर दिया है, तो वही चीज़ बार बार है, पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट चार्ल्स डार्विन ने दिया नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन मतलब वही कि individual with variation better suited to their environment are more likely to survive and produce more offspring, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि environment में अपने आप को सर्वाइव, मतलब उस environment में वो सर्वाइव कर गए, अडेप्ट कर गए, है ना, उस एनवायरनमेंट को उसने सिलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म ने, तो वो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या, उनके आने वाले नए जनरेशन, है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नए जनरेशन आएंगे, नए ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, तो उसी को ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है उसके कोई ना कोई पहले पूर्वज रहते हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, है ना, उसी से ही वो ऑर्गेनिज्म बना है, भले ही उसमें कुछ चेंजेस आया है ना, भले ही उनके बॉडी में उनके जो फंक्शन है, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनमें चेंजेस आया है समय के साथ, लेकिन वो कोई भी एक एंसेस्टर रहा होगा, उससे बने हैं, है ना। फिर उसके बाद दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैन बी विजुअलाइज ऑन द ब्रांच ट्री, एक बुक में एक ब्रांच ट्री टाइप का है, अगर आप देखोगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उसके जस्ट नीचे के साइड में है, तो उसमें ऐसे ब्रांच की तरह बना है कि एक ऊपर में कोई है ना, एक ऊपर में कोई एंसेस्टर है और फिर नीचे ऐसे ब्रांच बनते गया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से, मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म से कितने बने, 4 बने, फिर वो एक से फिर 2 बने, फिर इससे 4 बने मान के चलो, फिर इससे 2 बने, फिर इससे 2 बने, फिर ऐसे ब्रांच, मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे फैलते ही जाएगा, मतलब बनते ही जाएंगे, ऐसा टाइप का उन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और सडन इमर्जेंस, नेक्स्ट पॉइंट है सडन इमर्जेंस। इसमें न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एमर्ज एब्रप्टली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। थोड़ी देर पहले ही देखा कि जो नए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, है ना, और ऑफन ट्रिगर्ड बाय नेचुरल कैलमिटीज और सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो वही है कि जो भी एनवायरमेंट में चेंज आएगा, एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस आएंगे उसी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को चेंज करते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी में क्या है, while variation exists throughout a population, only those that are variable characters are passed down from one generation to the next generation। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी एक मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके में जो भी सुइटेबल कैरेक्टर रहेगा वही आगे आने वाली उसकी जनरेशन में जाएगी, है ना। आगे जो भी उसके जो जनरेशन आएगी उसमें वो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी आएगा, है ना, सर्वाइव कर। मैंने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो मतलब वो जो बैक्टीरिया जो था क्या होता है ना कि एक जैसे कि बहुत गर्म इलाका था, है ना, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया जो है जैसे ही गर्म और बढ़ा ना तो वो बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया डेड हो गए, मर गए, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो वही लाइव मतलब जिंदा थे। अब वो जो कुछ बैक्टीरिया जो है वो जिंदा क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया, है ना। और यही बैक्टीरिया आगे जाके जैसे और बैक्टीरिया इनसे पैदा हुए, है ना, इनसे बने बैक्टीरिया, तो वो जो बैक्टीरिया उनमें रेसिस्टेंस पावर था, गर्माहट को झेलने का रेसिस्टेंस पावर था, तो वो कैरेक्टर मतलब जो अच्छे कैरेक्टर हैं वही पास डाउन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसा डार्विन ने कहा था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट accumulation of variation, small changes over many generation lead to the formation of new population। एक थोड़ा थोड़ा चेंजेस हर जनरेशन में होता है जिसके कारण एक नया पॉपुलेशन बनता है ना, जिससे मतलब एक खुद का मतलब जैसे कि कोई एंसेस्टर है ना, एक एंसेस्टर से कोई एक ऑर्गेनिज्म बना होगा आगे जाके, उसके में इसमें जो कैरेक्टर देखने को मिलता था, है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कैरेक्टर इसमें देखने को मिलेगा, मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा होगा व्हेन कंपेयर टू ये जो एंसेस्टर वाला था, है ना। तो ये जानने को मिला हमको इसमें। और आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के,
पहला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्पीसीज़ जो है वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप के मतलब बेटर फिट होने के लिए उस एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं अपने आप को, ताकि उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। उसके बाद है स्पेसिएशन दिया हुआ है इसमें कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ व्हेन अ ग्रुप इवॉल्व सो मच दैट इट कैन नो लॉन्गर ब्रीड विद द ओरिजिनल ग्रुप। मतलब स्पेशिएशन में क्या होता है ना कि जैसे कोई एक ओरिजिनल ग्रुप है, उसमें से उसने ब्रीड किया, उससे नए बने, है ना, फिर इससे फिर और नए स्पीसीज़ बने, इससे और नए कैरेक्टर्स, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आने लगे। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज़म है ना, इस वाले ऑर्गेनिज़म के साथ ब्रीड नहीं कर पाएगा ये वाले स्पीसीज़। हालांकि यहीं से बने हैं, सभी यहीं से बने हैं, लेकिन इनमें जो कैरेक्टर्स, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ गए, तो ये वाला जो है ये वाला ऑर्गेनिज़म जो है इस वाले ऑर्गेनिज़म से ब्रीड नहीं कर सकता। तो स्पेशिएशन में यही बताया गया है कि नए स्पीसीज़ बनते हैं कोई एक एंसेस्टर से, और ये जो नए स्पीसीज़ है वो अपने जो ओरिजिनल वाला स्पीसीज़ था उससे ब्रीड नहीं कर सकता, है ना। अब बोलोगे कि चेंज हुए होंगे तो सभी चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। आगे आप बड़े क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे कि अगर चेंजेस आता है तो कुछ ही ऑर्गेनिज़म में आता है और कुछ ऑर्गेनिज़म रह जाते हैं, और कुछ ही ऑर्गेनिज़म में स्पेशल कैरेक्टर आता है, आगे जाके उन लोग और अपने आप को और डाइवर्सिफाई करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज़म है वैसे ही रह जाते हैं। जैसे कि जो हम बोलते हैं ना कि चिंपांजी से हम इंसान बने हैं, सारे चिंपांजी थोड़ी इंसान बन गए होंगे, कुछ उसमें इवोल्यूशन आया होगा जिसके कारण वो आगे जाके वो इंसान बने होंगे, है ना। तो ऐसे हमको पढ़ना होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने थ्योरी दिए। आप आगे क्लासेस में जाओगे, जैसे कॉलेज लेवल में भी जाओगे, तो अलग अलग आप चीज़ें पढ़ने को मिलेगा कि इस साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था, उस साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था, लेकिन अभी भी एकदम से पुष्टि नहीं हुआ है कि आखिर कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, सच में इवोल्यूशन होता है कि नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग, मतलब ये थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग लगता है, इसी के कारण हम इसको पढ़ते हैं और इसको मानते हैं कि हाँ ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, मैं क्वेश्चन आंसर भी इसके करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और थैंक यू, आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।